नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी समय से आप सभी को विदित कराया गया था कि जल्दी ही मैं आपके लिए आनुवांशिकी पर वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है आनुवांशिकी पर वीडियो सीरीज, वो भी दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश। आनुवांशिकी हमेशा से ही सभी पढ़ने वालों के लिए रुचिकर विषय रहा है। मेरा भी आनुवांशिकी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो सीरीज में मेरे साथ आप बहुत शानदार अनुभव प्राप्त करेंगे और आपको आनुवांशिकी अंगुलियों पर याद हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। इस वीडियो सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है, ये दोनों भाषाओं में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। जो भी नोट्स बनाए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल रहेंगे। दूसरी खासियत ये रहेगी कि जितने भी डायग्राम इस वीडियो सीरीज में चैप्टर्स में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे वो मेरे द्वारा बनाए जाएंगे, वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं और बहुत ही सटीक और शानदार डायग्राम आप लोगों को प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो सीरीज की। इस वीडियो सीरीज का पहला चैप्टर हमारा रहेगा संक्षिप्त इतिहास और शब्दावली, ए ब्रीफ हिस्ट्री एंड टर्मिनोलॉजी। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, आनुवांशिकी की परिभाषा देखते हैं, किसे कहते हैं। आनुवांशिकी एक जीव में जीन, वंशागति एवं आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। आनुवांशिकी में हम जीन की स्टडी करते हैं, वंशागति की स्टडी करते हैं और आनुवांशिक विभिन्नताओं की स्टडी करते हैं। आनुवांशिकी को हम 3 उपशाखाओं में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? ट्रांसमिशन जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स क्या होती है? मूलभूत आनुवांशिकी क्या होती है? इसके अंदर मूलभूत सिद्धांत, गुणसूत्रों और वंशागति के बीच संबंध, गुणसूत्रों पर जीनों का क्रम व जीन मैपिंग आदि का अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसके अंदर जीन की संरचना का अध्ययन किया जाता है तथा सूचनाएं किस प्रकार एनकोडेड होती है, रेप्लिकेट होती है और व्यक्त होती है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी जनसंख्या आनुवांशिकी या समष्टि आनुवांशिकी के अंदर समष्टि के आनुवांशिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है और ये मूलभूत रूप से उद्भव का अध्ययन है, क्योंकि आनुवांशिक परिवर्तन उद्भव ही होता है, यानी इवोल्यूशन। उद्भव यानी इवोल्यूशन या विकास। वो किसका विकास क्या होता है? जेनेटिक चेंज या आनुवांशिक परिवर्तन ही विकास होता है। किसी जीव के अंदर आनुवांशिक परिवर्तन आ गया है तो इसका मतलब वो उनके अंदर विकास हो गया है, इवोल्यूशन हो गया है, कुछ नई जाति बन गई। नई जाति कैसे बनती है? जब उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है, जेनेटिक चेंज आ जाता है, तब नई जाति का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री की चर्चा करते हैं। हम शुरुआत इसको हम ईयर वाइज पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं आनुवांशिकी का जन्म कब हुआ, कहाँ से हम शुरुआत करते हैं आनुवांशिकी। मेंडल का नाम सुना होगा आपने, 12th में ही पढ़ा होगा मेंडल का नाम। मेंडल ने 6 से 7 वर्षों तक मटर के पौधे पे गहन अध्ययन किया, बहुत सारे अनुसंधान किए, बहुत सारे रिजल्ट निकाले, उनका मैथमेटिकली सॉल्यूशन निकाला और सारे अनुसंधान को एक पेपर के रूप में 1866 में प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ प्रून में प्रकाशित किया। हालांकि उस समय वैज्ञानिकों ने इनके पेपर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर कुछ साइंटिस्टों ने पुनः इनकी खोज की, तब जाके लोगों को मेंडल के कार्य के बारे में पता चला और आनुवांशिकी के बारे में पता चला। मेंडल ने अपने अनुसंधान में बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण डिस्क्रीट एंटिटी यानी हेरिडिटरी फैक्टर, जिन्हें जीन कहा जाता है, के द्वारा होता है। और ये कारक क्या होते हैं? सामान्यतः 2 एलील से मिलकर बने होते हैं। एलील की हम चर्चा आगे करेंगे, जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अवस्था में प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, इसकी भी हम आगे
जब शब्दावली पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम प्रतिपादित किए थे जिन्हें आज हम मेंडल के नियमों से जानते हैं। तो ये मेंडल ने बताया था, मेंडल के नियम दिए थे 1866 में। लेकिन किसी ने मेंडल के पेपर की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने मेंडल के अनुसंधान के बारे में ध्यान नहीं दिया, और 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई थी। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई, तब तक भी किसी ने नहीं ध्यान दिया। लेकिन एक साइंटिस्ट एडविन चारगाफ ने मेंडल के लिए कुछ शब्द कहे थे। कुछ लोग गायब होने वाले टॉपिक के रूप में जन्म लेते हैं, मेंडल भी उनमें से एक था। इनका मेंडल के प्रति सहानुभूति थी इनकी, क्योंकि उस समय तक मेंडल के कार्य को किसी ने महत्ता नहीं दी थी, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। आगे चलकर 3 साइंटिस्ट, बॉटनी के 3 साइंटिस्ट है, हुगो डी व्रीज जो नीदरलैंड और हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंज जर्मनी के थे, एरिक वॉन सेनमार्क ये ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने स्वतंत्र रूप से अलग अलग पौधे पे अनुसंधान किए तथा मेंडल के रिजल्ट को प्राप्त किया। यानी मेंडल जो रिजल्ट मेंडल ने प्राप्त किए वही रिजल्ट इन 3 साइंटिस्टों ने अपने पेपर में या अपने अनुसंधान में प्राप्त किए, और उन्होंने अपने पेपर में मेंडल के कार्य को साइटेड किया, जिसके कारण दूसरे वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्य को देखा, मेंडल के कार्य को पहचान मिली, और मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई। किनके द्वारा? इन 3 साइंटिस्टों के द्वारा 1900 ईस्वी में। बेट्स ने मेंडल के पेपर को पढ़ा, क्योंकि इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के पेपर को साइटेड किया, तो लोगों के पास मेंडल का पेपर पहुंच गया। बेट्स ने इनके मेंडल के पेपर को पढ़ा। ये ट्रेन में थे, ये 1900 में ये क्या एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां जा रहे थे ट्रेन में, तब इनके पास मेंडल का पेपर इनके हाथ में था, और उस टाइम में 3 साइंटिस्टों ने साइटेड किया था, तो पेपर पढ़ने का इनके अंदर एक इंटरेस्ट जगा। विलियम बेट्स ने इन्हें पेपर पढ़ा, तो वो ट्रेन से उतर गए वापस, और उन्हें मेंडल के कार्य को गहनता से अध्ययन किया और उनके फैन हो गए। आगे चलकर 1905 में इन्होंने जेनेटिक शब्द दिया था, आनुवांशिकी शब्द दिया था, जिसमें वंशगति का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अभी भी जीन शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी। 1909 में विल्हेम जॉनसन ने जीन शब्द दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, 1909 के बाद में 1910 में चलते हैं। मेंडल की जीन कहाँ स्थित होती है, ये क्वेश्चन अराइज हो गया था। कोशिका के अंदर मेंडल की जीन कहाँ स्थित होती है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला 1910 में, प्रैक्टिकली विथ प्रूफ। हालांकि 1903 में वाल्टर सुटन और बावेरी ने वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था, लेकिन प्रूफ किसने किया? मॉर्गन ने। थॉमस एच मॉर्गन, जिन्होंने लिंकेज थ्योरी दी थी, इन्होंने ड्रोसोफिला पर कार्य किया था। इन्होंने बताया कि जीन कहाँ स्थित होती है, गुणसूत्र के ऊपर, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। आगे चलते हैं, आगे क्या? फिर एक क्वेश्चन फिर अराइज हो गया, कौन सा? कि जो सतत लक्षण होते हैं, जैसे मनुष्य की हाइट है, कंटिन्यूस जो ट्रेट होते हैं, सतत जो लक्षण होते हैं, उनको मेंडल की जीन द्वारा कैसे समझाया जा सकता है? उसके लिए मल्टीफैक्टोरियल हाइपोथेसिस दी गई थी 1918 में रोनाल्ड फिशर के द्वारा। इन्होंने बताया कि प्रत्येक सतत विशेषक को एक से अधिक मेंडल जीन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी जैसे ह्यूमन की हाइट है, तो ह्यूमन की हाइट को एक से अधिक जीनों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 1941 की बात करते हैं। 1941 में 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी गई थी। हमने जीन की बात कर ली कहाँ स्थित होते हैं, लेकिन जीन आगे कैसे कार्य करती है, फंक्शन कैसे करती है, किसी लक्षण को कैसे कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, तो इसके बारे में हमें पता चला 1941 में
एडवर्ड टोटम और जॉर्ज बिडल ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जीन एंजाइम को कोड करते हैं और एंजाइम क्या करते हैं, विभिन्न क्रियात्मक के फंक्शन रखते हैं, वो किसी भी लक्षण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमें 1941 में पता चला, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के द्वारा। किसने दी थी, एडवर्ड टोटम और जॉर्ज बिडल ने। आगे चलते हैं 1944 में। 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके 3 साल पहले की बात है। जीन कहाँ स्थित होती है ये हमें पता चल गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है इसका हमें अभी तक ज्ञान नहीं हुआ था। और किसने बताया इसके बारे में, इसके बारे में 1944 में 3 साइंटिस्टों ने बताया था, ओवेरी, मैकलोड और एम कार्टी। इन्होंने क्या बताया कि जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के। चलो ये भी पता चल गया, लेकिन डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है ये हमें पता चला 1953 में। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, उसके 3 साल बाद में 3 साल बाद में हमें पता चल गया कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। बहुत ही शानदार खोज थी ये। जिन साइंटिस्ट ने इनकी खोज की, डीएनए की स्ट्रक्चर की संरचना की खोज की, उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और वो साइंटिस्ट कौन थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उन्होंने क्या बताया कि डीएनए 2 सूत्रों में पाया जाता है और दोनों सूत्र सर्पिलाकार रूप से एक दूसरे पर कुंडलित होते हैं तथा डीएनए की द्विकुंडली संरचना का निर्माण करते हैं, ये इन्होंने बताया था। आगे चल के हम डीएनए की संरचना पढ़ेंगे जब चैप्टर आगे हमारे चलते जाएंगे। इन्होंने एक शब्द और दिया था, सेंट्रल डोगमा, 1958 में। यानी इसके अकॉर्डिंग डीएनए से सूचना आरएनए में ट्रांसफर होती है और आरएनए से प्रोटीन में। या दूसरे शब्दों में कहूं मैं तो डीएनए से आरएनए बनता है अनुलेखन के द्वारा और आरएनए से अनुवादन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, 1961 में बात करते हैं। जीन की बात हो गई, संरचना की बात हो गई, फंक्शन की बात हो गई, लेकिन ये रेगुलेट कैसे होती है, नियंत्रित कैसे होती है, ये हमें पता चला 1961 में। किसने बताया, जेकब और मोनार्ड ने। इन्होंने क्या बताया कि जीन की अभिव्यक्ति नियंत्रक कारकों द्वारा नियंत्रित रहती है, यानी रेगुलेटरी एलिमेंट्स के द्वारा रेगुलेट होती है जीन का एक्सप्रेशन, जिसमें जीन सक्रिय या निष्क्रिय हो सकती है, जीन ऑफ या ऑन हो सकती है। कुछ ऐसे रेगुलेटरी फैक्टर होते हैं जो जीन को ऑन कर देते हैं और ऑफ कर देते हैं। आगे चलते हैं, 1961 से 1967 के बीच में क्या हुआ, ये भी बहुत शानदार, यहाँ इस सालों के बीच में बहुत शानदार खोज हुई थी। क्या हुई थी, हमें ये तो पता चल गया कि जीन की संरचना क्या होती है, कैसे नियंत्रित होते हैं, लेकिन जीन से सूचना एंजाइम के रूप में ट्रांसफर कैसे होती है ये हमें नहीं पता चला अभी तक। तो ये किसने बताया, 5 साल के गैप में कई साइंटिस्ट ने इसके संदर्भ में कार्य किया और उन्होंने आनुवांशिक कोड की खोज की। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, निरेनबर्ग, खुराना और ब्रेनर एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने आनुवांशिक कोड की खोज की 1961 से लेकर 1967 के बीच में। खुराना, जिसका पूरा नाम है हरगोविंद सिंह खुराना, ये भारतीय वैज्ञानिक थे और इनका भी नाम इस खोज में लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरविंद सिंह खुराना का क्या वर्क है, क्या खोज की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनुवांशिक कोड की खोज की। ये ट्रिपल कोड होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षार के एक क्रम होता है जो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। और प्रोटीन किसकी बनी होती है, एमिनो एसिड्स की। ये हम आपको मैं ये चैप्टर में आपको ये पढ़ा चुका हूँ, प्रोटीन का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा चुका हूँ। आगे चलते हैं, 2001 में जो बहुत बड़ी एक खोज, एक सफलता वैज्ञानिकों ने प्राप्त की। 2001 में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने सम्मिलित प्रयास करके मानव के संपूर्ण जीन को सीक्वेंस कर लिया था। यानी जीन में जो नाइट्रोजन बेस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है, उसको सीक्वेंस कर लिया, उसका पता लगा लिया। इस रिपोर्ट्स के अनुसार मानव का डीएनए वो 2.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर से बना होता है, यानी इतने पेयर पाए जाते हैं, 2.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर। और जीन कितनी पाई जाती है, 30,000 से लेके 40,000। हालांकि इसको फिर संशोधित किया था और 20,500 तक सीमित कर दिया गया। यानी
अपडेट की बात करें, वर्ड प्रेजेंट की बात करें, तो हमारे डीएनए के अंदर कितनी जीन पाई जाती है? 20,500 जीन पाई जाती है। आगे चलते हैं। ये तो एक हिस्ट्री थी, बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री हमने देखी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना। अब बात करते हैं हम शब्दावली की। जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्द आने चाहिए, याद होने चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीन की। जेनेटिक्स है तो जीन की बात करेंगे। जीन क्या होती है? मेंडल ने जीन को कारक कहा था, तो हम उसी के आधार पर देखते हैं। और हम जानते हैं लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। तो लक्षण कौन निर्धारित करता है? कारक। कारक क्या होते हैं? जीन। तो यदि इसकी हम परिभाषा देखें तो जीन क्या होती है? जीन वंशागत कारक होते हैं जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ये डीएनए का क्रियात्मक भाग होते हैं। ये भी हम एक परिभाषा दे सकते हैं, डीएनए का एक क्रियात्मक भाग होता है। इसमें निहित सूचनाएं संदेशवाहक आरएनए में अनुलेखित हो जाती है, यानी ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है, और जो बाद में प्रोटीन या एंजाइम में अनुवादित हो जाती है। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक डीएनए का पार्ट दिखाया यहाँ पे मैंने इसको जीन कहा। इस पार्ट को मैंने क्या जीन क्यों कहा? क्योंकि ये एमआरएनए का निर्माण करती है और आगे चल के फिर वो प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करती है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में जीन से प्रोटीन नहीं बनती, एमआरएनए बनती, लेकिन वो एमआरएनए कैटालाइटिक एक्टिविटी रखते हैं, इसलिए हम उसको जीन, उनको हम जीन कहेंगे। तो ये जीन की एक बेसिक परिभाषा है जो आप सभी को याद करनी है, कंसेप्चुअल परिभाषा है ये। आगे बात करते हैं हम एलील की। बड़ा शानदार वर्ड है ये, मुझे हमेशा एलील बहुत अच्छा लगता है। ये क्या होते हैं? एलील और जीन में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे बात करूँ मैं आपके सामने, चावल है और चावल की किस्में हैं बहुत सारी। तो चावल की बहुत सारी किस्में, वो भी चावल ही है, लेकिन वो किस्म है। ऐसे गेहूं की बहुत सारी किस्में हैं, वो होते गेहूं है लेकिन उसको हम किस्म, जैसे सोनालिका है तो सोनालिका एक किस्म है और वो भी हालांकि गेहूं है। वैसे ही बात करें जीन और एलील में वही डिफरेंस है। जीन की कई किस्में हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। यानी जीन के वर्जन है कई। जीन में रेप्लिकेशन के दौरान, जैसे ये जीन है, डीएनए, जीन क्या होता है? डीएनए का पार्ट होता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, डीएनए का पुनरावृत्ति होती है, तब उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है कभी कभी। तो म्यूटेशन होने से न्यूक्लियोटाइडों का क्रम कुछ जगह या एक दो जगह चेंज हो जाता है, जिससे जो बनने वाले जो भाग है, जो पुत्री डीएनए है, वो पैतृक डीएनए से अलग हो जाता है या पैतृक जीन से अलग हो जाते हैं। तो वो कई फॉर्म बन जाते हैं वहां पे जीन के, उनको हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गई? एक जीन के विभिन्न प्रारूपों को एलील कहते हैं, और इसका निर्माण किससे होता है? पुनरावृत्ति के दौरान होने वाले उत्परिवर्तनों से होता है, यानी म्यूटेशन से। म्यूटेशन क्रिएट एलील, एक वर्ड में आप शब्द याद रख सकते हो जो मेरे सर ने दिया था, मेरे सर सूरज प्रकाश सर, उनसे मैंने जेनेटिक्स पढ़ी थी और वो हमेशा से ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी जो एक एक जो शब्द, एक एक वर्ड है, वो कंसेप्चुअल है और बहुत ही शानदार उन्होंने कंसेप्ट दी थी। म्यूटेशन क्रिएट एलील, ये उनके द्वारा दिए गए कंसेप्ट है, आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। एलील शब्द हम कब प्रयुक्त करते हैं? जब एक जीन के प्रारूपों की चर्चा करते हैं तब हम एलील शब्द यूज करते हैं। और जीन शब्द कब यूज करते हैं? जब किसी लोकस पे, यानी लोकस कहाँ? गुणसूत्र पे, किसी गुणसूत्र की लोकस पर स्थित किसी एलील के लिए करते हैं। जब हम सिर्फ एक एलील की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ हम जीन की बात करते हैं, जीन शब्द वहां पे यूज करते हैं। लेकिन हम जीन के विभिन्न रूपों की बात करते हैं तब हम एलील शब्द यूज करते हैं। आगे चलते हैं। कायिक कोशिकाओं में मुख्यतः जीन दो प्रारूपों में और युग्मक में जीन एक प्रारूप में पाई जाती है। कायिक कोशिकाएं, सोमेटिक सेल्स क्या होती है? द्विगुणित होती है। द्विगुणित, वहां पे जीन की
दो कॉपी होती है, दो कॉपी का मतलब दो एलील होते हैं वहाँ पे, और युग्मक गैमिट, गैमिट्स हैप्लोइड सेल है, अगुणित कोशिका है, और वहाँ पे सिर्फ जीन की एक कॉपी होती है, वो किसके रूप में होती है, एक प्रारूप या एक एलील के रूप में होती है। आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक अगुणित कोशिका में प्रत्येक जीन की एक कॉपी पाई जाती है, जबकि एक द्विगुणित कोशिका में प्रत्येक जीन की दो कॉपी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप याद कर लेना, ये बहुत काम आएगा आपके आगे जेनेटिक्स को समझने के लिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जीनों के अगुणित सेट को एन से लिखते हैं, जिन्हें गुणसूत्र के अगुणित सेट के संदर्भ में जीनोम भी कहते हैं। यदि हम जीनोम की बात करें तो जीनोम किसे कहोगे, गुणसूत्रों के अगुणित सेट को, यानी ऐसी कोशिका जिसके अंदर एक गुणसूत्र पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के एक एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे क्रोमोजोम फर्स्ट एक है, क्रोमोजोम सेकंड वो भी एक है, सिंगल है, क्रोमोजोम थर्ड वो भी एक सिंगल है। जैसे हम हमारी बात करें, हमारे अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यदि ऐसी कोशिका गैमिट कोशिका की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब प्रत्येक गुणसूत्र एक ही होता है, उसका जोड़ा दूसरे वाला जोड़ा नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम उस पूरे सेट को क्या कहेंगे, एन कहेंगे, और उसको हम जीनोम कहते हैं। यहाँ पे वही मैंने लिखा है। चलो इसको डायग्राम से समझते हैं हम। डायग्राम से आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, ये कौन सी सेल है, हैप्लोइड सेल। कैसे, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम सिर्फ एक एक संख्या में है। ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का, तीनों सिर्फ सिंगल है, तीनों की सिर्फ सिंगल कॉपी है, और एक गुणसूत्र पर प्रत्येक जीन की एक एक कॉपी होती है। तो यहाँ पे एक एलील ऑफ वन जीन यानी हैप्लॉइड सेल यानी जीनोम, बहुत बड़ी शानदार कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं। एक एलील ऑफ वन जीन बराबर हैप्लॉइड सेल। आगे चलते हैं। यहाँ देखो, प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में स्थित है। जैसे यहाँ 3 जोड़ी क्रोमोजोम है, यानी प्रत्येक गुणसूत्र के 2 जोड़े हैं, यानी 2 गुणसूत्र है, तो 2 एलील हो गए। किसके, एक जीन के 2 एलील है। 2 एलील ऑफ वन जीन बराबर डिप्लॉइड सेल। यदि एक जीन के 2 एलील उपस्थित हो, वो दोनों एलील दोनों समजात गुणसूत्रों पे समान लोकस पे स्थित हो गए। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे ये समजात गुणसूत्र है, यहाँ पे ये दोनों एलील है, ये भी एलील है, ये भी एलील है, ये समान लोकस पे, ये क्या होती है, लोकस होती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा रखा है, ये लोकस जहाँ पे एलील स्थित होता है। यहाँ पे देखो, ये एलील और ये एलील दोनों एलील है, दोनों दोनों एक ही जीन के 2 एलील है, और वो समान स्थिति पे स्थित है होमोलोगस गुणसूत्र के ऊपर। दूसरा एलील, दूसरे जीन की बात करें तो यहाँ दूसरी जीन है ये, जिसमें ये 2 एलील है। ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस मैंने शब्द दिया है, उसका आगे हम चर्चा करते हैं। होमोजाइगस वो स्थिति होती है जब समान प्रकार के एलील स्थित होते हैं, और हेट्रोजाइगस वो कंडीशन होती है जब 2 असमान प्रकार के एलील स्थित होते हैं एक ही जीन के। एक जीन के संदर्भ में हम कहते हैं, इस जीन के संदर्भ में ये होमोजाइगस कंडीशन है, और इस जीन के कंडीशन में ये हेट्रोजाइगस स्थिति है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर या ट्रेट की, यानी लक्षण और विशेषक। ये 2 शब्द यूज किए जाते हैं। मेंडल के नियमों की बात करते हैं, हम पढ़ेंगे तब हम इन शब्दों का बहुत यूज करेंगे। लक्षण क्या होते हैं, एक लक्षण सामान्यतः एक वंशागत योग्य गुण है, जबकि एक विशेषक लक्षण का एक प्रकार है। उदाहरण के लिए, पौधे की ऊंचाई एक लक्षण है, जबकि लंबा या बौना एक विशेषक या ट्रेट है। समझ में आया। पौधे की ऊंचाई, जैसे जैसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आई का कलर एक लक्षण है। आई का कलर कैसा भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, भूरा हो सकता है। तो ब्लैक और भूरा या काला या भूरा, ये क्या है, ये विशेषक है, ये क्या है, ट्रेट है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो एक विशेषक विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, विशेषक विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, और मुख्यतया वातावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी जो विशेषक होते हैं उस पर वातावरण का प्रभाव होता है, उसके आधार पर वो
कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे हाइट की बात करें, मनुष्य की हाइट की बात करें, हाइट यहाँ पे क्या हो गई, एक लक्षण हो गया। और ट्रेड की बात करें तो किसी की 5 फुट हो गई, किसी की 6 फुट हो गई, किसी की 7 फुट हो गई। तो वो वातावरण से भी प्रभावित होती है, आनुवांशिक के साथ साथ यदि उसको अच्छा पोषण मिले, खाने को मिले, तो उसकी हाइट बढ़ सकती है, वातावरणीय प्रभाव से बढ़ सकती है। तो ये कैरेक्टर और लक्षण है। आगे बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनीय प्ररूप और दृश्य प्ररूप। दृश्य प्ररूप को लक्षण प्ररूप भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? द जीनोटाइप इज द सेट ऑफ एलील दैट एन ऑर्गेनिज्म पोसेसेज। यानी जीनोटाइप क्या होता है? एलील का एक सेट होता है। एलील की हम चर्चा कर चुके हैं। एलील का सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण प्रकट होता है, वो लक्षण कौन सा हो सकता है? शारीरिक हो सकता है, कार्यिकी हो सकता है, जैव रासायनिक हो सकता है, और व्यवहारिक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गोल बीज है, 50 किलो शरीर का वजन है, सिकिल सेल एनीमिया, ये सारे क्या फिनोटाइप है जो बाहर प्रकट होते हैं। वो लक्षण, वो फिनोटाइप होता है। हम आगे चल के बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, तो वो इसी कंसेप्ट पे आधारित है। अब बात करते हैं, एक फिनोटाइप दो तरीके से नियंत्रित हो सकता है, जीनोटाइप के द्वारा और वातावरणीय कारकों के द्वारा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बात करें हम एक ओक के पौधे की बात करें, तो ओक के पौधे की ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई एक फिनोटाइप है। अब वो किस पे निर्भर करता है? वातावरणीय कारकों पे। कौन से? जैसे पानी की उपलब्धता, सूर्य की रोशनी, पोषक तत्वों आदि के द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन पौधे का जीनोटाइप ओक के पौधे की ऊंचाई पर कुछ सीमाएं थोप देता है। कैसे? जैसे मान लो एक निश्चित ऊंचाई तक ही पौधे की वृद्धि होती है, चाहे कितनी भी सूर्य की रोशनी मिले, पानी मिले, उर्वरक मिले, तो एक वो सीमा वहाँ पे लगा देता है कि इसकी वृद्धि इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। कब? जब वातावरणीय कारक या वातावरणीय जो तत्व है, पानी की उपलब्धता, सूर्य की रोशनी या पोषक तत्व, वो उपलब्ध उनकी कम हो, उनकी उपलब्धता कम हो, तब वो हाइट कम हो सकती है, लेकिन अधिकतम इतनी ही हो सकती है। इस आगे चलते हैं। एक जीनोटाइप के केवल एलील वंशागत होते हैं, जबकि फिनोटाइप जीव में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। जी, यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जीनोटाइप के केवल एलील वंशागत होते हैं, यानी जो जीनोटाइप है वो वंशागत होता है, क्या रेशियो है वही आगे चल के ट्रांसफर होता है अगली पीढ़ी में। फिनोटाइप ट्रांसफर नहीं होता। जैसे किसी ने मसल्स बना ली, तो मसल्स बना ली तो इसका मतलब ये नहीं कि पहलवान का पुत्र पहलवानी ही होगा। वो उसने वातावरणिक कारकों से वो फिनोटाइप उन्होंने बनाया शरीर का, वो आगे चल के उनके पुत्र में नहीं आएगा। केवल उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो उनके जीन है, जो एलील है, जो लक्षण प्रकट करते हैं, वही एलील उनके अंदर आगे ट्रांसफर होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोकस की। मैं पहले भी बात डायग्राम में बता चुका हूँ। लोकस क्या होता है? वह स्पेसिफिक या विशिष्ट स्थान होता है जहाँ पे एक जीन का जो एलील है वो उस स्थान को कवर करता है, उस स्थान पर स्थित होता है। गुणसूत्र के ऊपर पाया जाने वाला वह विशिष्ट स्थान जो एलील द्वारा कवर होता है, लोकस कहलाता है। और लोकाई एक इसका बहुवचन शब्द है, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। ये एलील के संदर्भ में हम इनको यूज करते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। यदि एक जीव में एक जीन के दोनों एलील समान प्रकार के होते हैं, तब हम उस जीव को उस जीन के संदर्भ में समयुग्मजी कहेंगे। ये एक विशिष्ट बात है। जीव को समयुग्मजी उस जीन के संदर्भ में कहेंगे, दूसरी जीन के संदर्भ में वो विषमयुग्मजी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है।
दूसरे शब्द में वह जीन समयुग्मजीय अवस्था में है, उस जीव में वह जीन समयुग्मजीय अवस्था में स्थित होती है। आगे बात करते हैं, यदि किसी जीव में गुणसूत्रों पर एक जीन के दो भिन्न प्रकार के एलील समान लोकस पर स्थित होते हैं, तब उस जीन के लिए हम उस जीव को विषम युग्मजीव कहेंगे। समझ में नहीं आया? चलो डायग्राम से देखते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ देखो, आप दो डायग्राम आपके सामने यहाँ पर है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। दो गुणसूत्र हैं, दोनों की आकृति और आकार समान है, और यहाँ पे जो एलील दिख रहे हैं वो भी समान है। यहाँ ये कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट एलील को शो करता है, प्रभावी एलील को शो करता है। ये भी कैपिटल आर, ये भी प्रभावी एलील को शो करता है। ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस देखो, यहाँ पे होमोजाइगस भी दिखाई दे रहा है आपको, हेट्रोजाइगस भी दिखाई दे रहा है। तो एक ही जीव के लिए इस जीन की बात करें हम, यदि आर जीन की बात करें, तो आर जीन के लिए यह जीव होमोजाइगस है, यानी समयुग्मजीय है। और ए जीन के लिए हेट्रोजाइगस है, यानी ए जीन यहाँ पे दो विभिन्न एलेलिक फॉर्म में पाई जाती है, दो विभिन्न एलील पाए जाते हैं। वो दोनों एलील आइडेंटिकल नहीं है। कैसे? ये कैपिटल ए और ये स्मॉल है, तो दोनों एलील समान नहीं है। तीसरी जीन की बात करते हो, यहाँ पे दोनों एलील समान है, तो इसलिए ये समयुग्मजीय अवस्था में है। इधर देखते हैं। अब बात करते हैं हम समजात गुणसूत्र की। मैं बार बार आपके सामने शब्द यूज कर रहा हूँ, समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे दो प्रकार के आपको जोड़े दिखाई दिए गुणसूत्रों के। एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, दूसरा असमजात गुणसूत्र का जोड़ा है। कैसे? समजात गुणसूत्र क्या परिभाषा हो गई? वे गुणसूत्र जिनके ऊपर पाए जाने वाले जीनों जिनके ऊपर पाए जाने जीनें समान लोकस पर स्थित होती है, समान प्रकार की जीनें होती है और समान लोकस पर स्थित होती है। जैसे ए की बात करें, यहाँ इसमें ए है, तो इसमें भी उसी स्थान पे ए होगा। इस वाले गुणसूत्र में टी यहाँ पर है, तो अगले दूसरे वाले गुणसूत्र में भी टी यहाँ पर होगा। वो स्मॉल टी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीन वही होगी। एलील अलग प्रकार के हो सकते हैं, जीन वही होगी। दूसरे जोड़े की बात करते हैं, ये नॉन होमोलोगस है, असमजात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पहले गुणसूत्र में यहाँ पे ए जीन है, तो दूसरे गुणसूत्र में यहाँ पे पी जीन है, इसलिए ये दोनों गुणसूत्र समजात गुणसूत्र नहीं है, ये असमजात गुणसूत्र है। और आगे मैंने इसी की परिभाषा यहाँ पे लिखी है। समजात शब्द दो समान गुणसूत्रों के लिए उपयोग किया जाता है यदि दो गुणसूत्र पर एक जीन के विभिन्न एलील समान लोकस पे स्थित होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ऊपर, तब हम उन गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। समजात गुणसूत्र आकार व आकृति में समान होते हैं तथा दोनों गुणसूत्रों पर जिनों की लोकस हमेशा समान होती है। नेक्स्ट और फाइनल हम शब्दावली की बात करते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। इनकी हम विस्तृत से मेंडल वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ इनके सिर्फ हम यहाँ डेफिनेशन देखते हैं, प्रभावी और अप्रभावी एलील क्या होते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक प्रभावी एलील अपने लक्षण प्ररूप को यानी फिनोटाइप को समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित करता है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में वह प्रभावी एलील अपने फिनोटाइप को शो करेगा। यानी मान लो कि कोई एलील है लंबे पौधे के लिए जिम्मेदार है, तो यदि वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, होमोजाइगस का मतलब यदि वो चाहे जैसे टी में हो या चाहे टी और स्मॉल टी में हो, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई और ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई। दोनों में किसी में भी अवस्था में हो वो अपना लक्षण प्रकट करेगा। वो जो पौधे की लंबा पौधा है वो अपना लक्षण प्रकट करेगा, तो वो डोमिनेंट एलील होता है। वो कौन सा एलील होता है? प्रभावी एलील होता है। जबकि अप्रभावी सिर्फ समयुग्मजीय अवस्था में ही अपने लक्षण प्ररूप को प्रदर्शित करता है। जैसे बात करूं मैं इसकी, स्मॉल टी एक अप्रभावी एलील है, तो ये केवल समयुग्मजीय अवस्था में, इस अवस्था में ही ये अपना लक्षण प्रकट करेगा, अपना फिनोटाइप प्रकट करेगा। विषम युग्मजीय अवस्था में जो एलील अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है
और दूसरे एलील के लक्षण को दबा देता है, उसे हम प्रभावी एलील कहते हैं। ये लक्षणगत टाइप हो गया, यहाँ पे प्रभावी एलील कहते हैं, और दूसरा वाला एलील अप्रभावी कहलाता है। प्रभावी एलील को कैपिटल लेटर से, जैसे टीवी मैंने यहाँ अभी डोनेट किया, यहाँ पे लिखा, और अप्रभावी एलील को हम स्मॉल टी से शो करते हैं। तो ये विद्यार्थियों आज का चैप्टर था आप सभी के सामने। ये हमने बेसिक हिस्ट्री और शब्दावली को पढ़ा। ये बहुत ज़रूरी है, जेनेटिक्स शुरू करने से पहले शब्दावली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमने अच्छे से याद कर ली। यदि आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके आनुवंशिकी बहुत शानदार हो जाएगी। आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है, मेरे सारे वीडियो पूरे देखने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अच्छे से याद करना आपको कंसेप्ट को। हाँ, कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए, कमेंट्स करिए कि ये टॉपिक, ये लैंग्वेज, ये भाषा समझ में नहीं आई, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन विद्यार्थियों, पढ़ने के लिए कोई समय नहीं देखा जाता, लॉकडाउन नहीं देखा जाता। जो विद्यार्थी इस लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे, वो कंपटीशन में हर एग्जाम में आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप लोगों को पढ़ना है, बहुत पढ़ाई करनी है, मेरे साथ बहुत मेहनत करनी है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है कि सारे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं वो किसी से कम ना रहे। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों को समान प्रकार का मैटर अवेलेबल कराया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में पे यहाँ पर अपना मैटर देख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में समझ लेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी विद्यार्थियों से कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो सीरीज पहुँचे। हिंदी के विद्यार्थी जो विज्ञान विषय से, जो जूलॉजी से, जो बीएससी कर रहे हैं या जो एमएससी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी इस वीडियो सीरीज को ज़रूर देखें। राजस्थान के जितने भी हिंदी मीडियम के, पहला टारगेट मेरा यही है, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन सब के पास ये सीरीज पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। एक छोटा सा निवेदन है कि बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर ले, ताकि आगे वीडियो समय पे मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।